रुपए की जो कीमत है कैसे वो स्टेबल हुई है। चीन के मालियाती इदारे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे जब तक आप पिछले खाते जो हैं वो उनको ठीक नहीं करेंगे। मौजूदा आर्मी चीफ को भी इसकी क्रेडिट दिया जा रहा है कि जी 60 रुपये 50 रुपये 62 रुपये कम रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, उसके पास इतने डॉलर हैं कि वो मार्केट को अगर चाहे तो कंट्रोल करे अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रखने में। सो एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाए और जो आपकी इंपोर्ट है वो सस्ती होती जाएगी तो लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे बनाना जो है वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। कि आपको टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है लेकिन क्योंकि आप मार्केट फोर्सेस को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं तो इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमारा बजट डेफिसिट जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है, बल्कि 2 महीने से तो वो सरप्लस में चल रहा है। इलेक्शन नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ये कर देगी, इस्टेब्लिशमेंट ये कर देगी। प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड स्मगलिंग, ये स्लैक इन द इकोनॉमी। अब ये जो गवर्नमेंट है उसने स्मगलिंग को काउंटर किया कि हम पैसे आपको देने को तैयार है बट कंडीशनल है। आपने 400 अरब रुपया चाइनीज़ IPPs का रोका हुआ है, आप पहले वो क्लियर करें फिर हम आपको पैसे देंगे। अभी हमारा तकरीबन कोई 85,000 अरब का टोटल कर्जा हो चुका है जिसमें 50,000 अरब तकरीबन जो है वो डोमेस्टिक डेट है। तो आपके टोटल डेट का जो बायलैटरल चाइना से आपने लिया है वो 17% है। 77.5 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं जून 2026 तक। कोई प्लान मुझे नहीं नजर आ रहा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के, अपनी मईशत को ठीक करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान के साथ मैं और हारून ख्वाजा साहब एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं। और आज भी हम इस हफ्ते में जो पाकिस्तान में अहम ख़बरें हैं मईशत के हवाले से, डेवलपमेंट्स हैं, पॉलिसी और दीगर अमूर के हवाले से उन पर गुफ्तगू करेंगे। आज के 2 ही हमने मौज़ूआत चुने हैं जो कि अहम भी हैं। एक तो रुपए की जो कीमत है और वो जो बज़ाहिर स्टेबल लग रही है 281, 82, 83 उसके लगभग रही है, कैसे वो स्टेबल हुई है और ये होती कैसे है स्टेबल, इसका जिक्र बहुत आता है, ये भी बात करेंगे। और मुस्तकबिल में क्या रुपए की कदर जो है उसकी आगे जो है इम्प्लिकेशंस या ट्रेंड्स क्या होंगे उसके ऊपर भी बात होगी। और इसके अलावा चीन के मालियाती इदारे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कर्ज़ा 300 मिलियन डॉलर पाकिस्तान ने मांगा था, वो कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे जब तक आप पिछले खाते जो हैं वो उनको ठीक नहीं करेंगे, गोशवारे सही नहीं करेंगे, अदायगियाँ नहीं करेंगे। तो वहाँ भी कुछ मसला बना हुआ है। अगरचे कि कल IMF ने अपनी पाकिस्तान को वो 700 मिलियन डॉलर्स की एक किस्त जो है वो अप्रूव कर दी है, जो कि अच्छी खबर है। लेकिन चीन की तरफ से ये जो बात है ये तशवीशनाक है और जानेंगे कि ऐसा क्यों चीन ने कहा है। तो वेलकम हारून साहब, थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। और रुपए की कीमत से बात करें, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये कैसे स्टेबल हुई, ये रुपए की कीमत इस्टेब्लिश कैसे होती है, ये सेट कैसे होती है, मार्केट कौन इसको सेट करता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा, इसके ऊपर हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं लेकिन वो हमने प्रोग्राम के डिफरेंट हिस्सों के अंदर बात की है एज अ सेट टॉपिक। आई गेस हम पहली दफ़ा बात कर रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझाने की कोशिश करूँ कि ये क्या साइंस क्या है, ये जो करेंसी वैल्यूएशन है। तो इसमें पहले तो एक बात जो हम बारहा कर चुके हैं कि बेसिक थ्योरी जो है एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की वैल्यूएशन की, उसकी बेसिक थ्योरी वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन के ऊपर। सो मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा ये एग्जांपल दी है कि हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड ले लेते हैं और उसमें हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स है, उसका नाम मोहम्मद बशीर है, उसके पास 100 रुपया है। और अमेरिका के अंदर बिलफर्ज एक बंदा है जिसका नाम है जॉन स्मिथ, उसके पास $100 है। और इमेजिनरी वर्ल्ड है, बड़ा खूबसूरत वर्ल्ड है और उसमें बड़े बागात लगे हुए हैं और बादल छाए हुए हैं, खूबसूरत सीनरी है। और वहाँ पे एक ऐसा वर्ल्ड है कि $1 1 रुपये के बराबर है। सो समझाने के लिए तो जॉन स्मिथ के पास $100 है, मोहम्मद बशीर के पास 100 रुपया है, दोनों की वैल्यू एक जैसी है। अब नेक्स्ट स्टेप ये समझें कि अमेरिका में इन्फ्लेशन जो है, अफरात ज़र महंगाई, वो
3% है, जबकि पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र जो है महंगाई वो 30% है। तो अब 1 साल के बाद जो जॉन स्मिथ है वो $100 की जितनी चीज़ें लेता था, 1 साल के बाद जब वो वही चीज़ें लेने जाएगा तो दुकानदार उसको कहेगा कि जी नहीं, एक $100 नहीं, आप एक $100 नहीं, आप $103 दें। तो जॉन स्मिथ जब $100 की चीज़ें 1 साल बाद लेने जाएगा तो वो दुकानदार कहेगा $103 दें। यही 1 साल के बाद मोहम्मद बशीर साहब जब जाएंगे दुकान, उनके पास $100 था, जब वो दुकान पे जाएंगे तो दुकानदार कहेगा जी आप $130 दें। वहाँ पे वो $103 मांग रहे हैं, $103, यहाँ पे $130 मांग रहे हैं। सो 1 साल पहले वो $100 और $100 एक ही थे, 1 साल के बाद $97 और $70। तो जाहिर है 1 साल के बाद ये करेंसी इक्वल तो नहीं रह सकती। सो ये है बेसिक एक थ्योरी है, इसको आप बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी भी कह लें, इसको कॉमन सेंस भी कह लें, मतलब एनीवन कैन अंडरस्टैंड। कॉमन सेंस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये वैल्यूएशन पर इस तरह से होती है। तो अभी ये 200 ये कुछ स्टेबल जो हुआ है, और आपको पता ना बड़ा इसका क्रेडिट भी लिया जा रहा है, निगरान हुकूमत भी, मौजूदा आर्मी चीफ को भी इसकी क्रेडिट दिया जा रहा है कि जी ₹60, ₹50, ₹62 कम रखा हुआ है। तो ये कैसे हुआ, ये स्टेबल क्यों है, और ये कितनी ये देर पा, तो हमने इस पर एक बार वैसे बात की थी बहुत मुख्तसर सी कि कितना देर पा है, ये भी एक सवाल है, कब तक ये रहेगा, इसके बारे में ज़रा बताइए। अच्छा, अब ये बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी को अगर आप समझ लें, इसके ऊपर कुछ 3-4 और कंट्रोवर्स इसके डाल देते हैं जिसका इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो टेम्पररी इफ़ेक्ट होता है, वो इसको डिस्टॉर्ट कर सकता है इस बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी को, राइट। तो इसको आपने ये आपका मेन स्टे है, ये आपका मेन पिलर है, इसको जहन में रखें। अब इसमें एक चीज़ डालते हैं, उसको हम कहते हैं कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसको मैनेज करना शुरू कर दें। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि जी हम पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के पास लेट्स सपोज 100 अरब की पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करना शुरू हो जाता है डॉलर्स की, और इंपोर्ट्स पाकिस्तान की 50 अरब की हैं, तो $50 अरब का सरप्लस पाकिस्तान के पास आ जाता है, सपोज करें। अब पाकिस्तान की जेब में $50 अरब पड़े हुए हैं सरप्लस, तो और इन्फ्लेशन यहाँ पे 30% है, लेकिन पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, उसके पास इतने डॉलर हैं कि वो मार्केट को अगर चाहे तो कंट्रोल करे, अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रखने में वो डॉलर यूज़ कर सकता है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के अंदर। सो दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ डिस्टॉर्टिंग द मार्केट, क्योंकि आप मेन स्टेज जो आपका है, और रिमेंबर वो जो बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी है उसको आप छेड़ रहे हैं, आप मार्केट को नहीं ऑटोमेटिकली डिटर्मिन करने दे रहे, और आप अपने पास जो आपके पास एक्स्ट्रा डॉलर पड़े हैं उनको यूज़ करके आप रुपए को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अच्छा, अब उससे क्या होता है कि रुपया तो आपने स्ट्रेंथन कर दिया, लेकिन जब रुपया आपका स्ट्रांग होगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो आपके कंपेटिटर्स के मुकाबले में वो ज़्यादा महंगी होती जाएगी, सो एक्सपोर्ट करना शुरू हो जाएगी, और जो आपकी इंपोर्ट है वो सस्ती होती जाएगी, तो लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि इंपोर्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपकी जो इंडस्ट्री है यहाँ पे बनाना जो है वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट करना ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। सो आपकी इंडस्ट्री जो है वो उसको अफेक्ट करना शुरू कर देगी। सो ये इतनी ख़तरनाक ये तरीक़ाकार है कि आपको टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन क्योंकि आप मार्केट फोर्सेस को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं तो इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, राइट। तो इस वक्त ऑल्दो पाकिस्तान के पास तो इतने एक्सेस डॉलर्स नहीं हैं, लेकिन हमारा सीवियर इंपोर्ट कंप्रेशन चल रही है, हमारा बजट डेफिसिट जो है वो काफ़ी कंट्रोल में है, बल्कि 2 महीने से तो वो सरप्लस में चल रहा है। फिर 853 मिलियन डॉलर्स हमें मिले हैं, जो कि किसी को नहीं पता कहाँ से आए हैं, लेकिन वो मोस्ट लाइकली यूक्रेन को जो सप्लाई की असला उसके 850 मिलियन डॉलर हैं। अब वो 700 मिलियन डॉलर IMF के आ जाएंगे, तो वो
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मैनेज कर रहा है, ये तो अब न्यूज़पेपर्स में आ गई ये बात कि अपने रिजर्व्स को वो एक सर्टन सतह पे रखने के लिए डॉलर ख़रीद रहे हैं। सो ये जो भी इस वक्त एक्सचेंज रेट है उसको अगर इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं तो वो मार्केट को डिस्टॉर्ट करके करें, इवेंचुअली इसका नुकसान होगा और ये टेम्परेरी है सोल्यूशन। ये टेम्परेरी है, असल बात यही मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर ज़रा फिर से गौर किया जाए। लेकिन एक और अहम बड़ा नुक्ता है इसमें कि इस वक्त मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, एक नई हुकूमत आने का इम्कान है, बल्कि कभी इम्कान है, लेकिन साथ साथ र्यूमर्स भी हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ये कर देगी, इस्टेब्लिशमेंट ये कर देगी। तो ये जो फ़ज़ा भी एक बनी हुई है अनसर्टेनिटी की, आप ये बताइए ये कितना इम्पैक्ट करेगी स्पेशली मईशत को तो करती है, लेकिन रुपये की वैल्यू को और मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट करती हैं, ये आप क्या देख रहे हैं कि अगर तो सिनेरियो में आपको पहला सिनेरियो बताता हूँ कि इलेक्शन हो जाते हैं, एक हुकूमत आ जाती है, कोलिशन हो या स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, उसमें क्या होगा, या दूसरा सिनेरियो ये कि इलेक्शन नहीं होते और मज़ीद आगे निगरान हुकूमतें चलती हैं, ये नहीं पता कि आगे क्या होना है, फिर क्या होगा। अच्छा, बड़ा रेलेवेंट सवाल करिए। अच्छा, अब इसको ज़रा जो मैं बता रहा था आपको, इसको ज़रा कंप्लीट भी करते हैं, उसमें आपका जवाब भी आ जाएगा। सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मेन आपका जो है ना वो इन्फ्लेशन कंट्रोल्स द वैल्यूएशन ऑफ योर करेंसी, वो आपकी मेन जो है ना वो थेरी है। उसके अंदर फिर मार्केट डिस्टॉर्शंस क्रिएट होना शुरू होती हैं कि आप आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करें, या वीक कई कंट्रीज़ ने वीक भी रखी हुई है। हमारे जो है उसमें एक एग्जांपल में उसको स्ट्रॉन्ग रखा जाता है जनरली। वजह ये है स्ट्रॉन्ग रखने की कि क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड है, अगर आप उसको करेंसी वीक होती है तो साथ वो आ जाता है, आपकी फ्यूल जो है वो महंगी हो जाती है, जब फ्यूल महंगी होती है तो बिजली महंगी होती है, बिजली महंगी होती है गैस महंगी होती है, ट्रांसपोर्ट महंगा वगैरह। इसलिए कोशिश की जाती है कि जी करेंसी को स्ट्रॉन्ग रखा है। लेकिन आपकी बात का जवाब, तीसरी बात जो है वो करेंसी वैल्यूएशन के इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आपने देखा होगा कि ये डिफरेंट जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट वो डिफर करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि रुपया जो है पाकिस्तानी वो स्ट्रॉन्ग रुपया होना चाहिए, कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं नहीं जी आप मार्केट को डिटरमिन करना चाहिए, और इनमें हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो मैं आज आपको उसका भी जवाब देता हूँ, आपने जो सवाल किया इलेक्शंस के बारे में उसका भी जवाब देता हूँ, और जो मैं पूरी वो बात कर रहा हूँ उसका सर्कल कंप्लीट कर देता हूँ कि वैल्यूएशन होती कैसे। सो एक तीसरा एलिमेंट है, उस तीसरे एलिमेंट को मैं कहता हूँ द स्लैक इन द इकॉनमी। स्लैक इन द इकॉनमी का क्या मतलब? नंबर 1, प्रोडक्टिविटी। अब मोहम्मद बशीर जब किसी फैक्ट्री में जाता है और वो लेट से 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट बनाता है, वही प्रोडक्ट अगर आप साउथ कोरिया में जाएंगे और एल्बर्ट हो वहाँ पे वही प्रोडक्ट बना रहा होगा तो वो 1 घंटे में 66 प्रोडक्ट बनाएगा। सो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना उसका सीरियस प्रॉब्लम है। वो क्यों है? वो इसलिए कि आपकी ट्रेनिंग नहीं है, स्किल्स नहीं है, आपकी मैनेजमेंट जो है, आपके पास मैनेजमेंट कैपेसिटी नहीं है वगैरह। वैसे ये सारे एजुकेशन और स्किल से रिलेटेड। सो नंबर 1 प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी लो है वो इफ़ेक्ट करती है आपकी ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, जो कि इफ़ेक्ट करती है आपकी इन्फ्लेशन को, आपकी इकोनॉमिक आउटकम्स को, जो कि फिर जाके आपकी करेंसी को ऊपर इफेक्ट करती है। नंबर 2 एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी ये है कि जी आप यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, किसी और सिविलाइज्ड कंट्री के अंदर आप कोई सेल परचेज ट्रांजैक्शन कराने जाते हैं, कोई ज़मीन खरीद लेते हैं, आप जाएंगे वहाँ जाके आप, बल्कि जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो आप टाइटल एजेंट को या लॉयर को कहें, वो आपका जो है विद इन 1 दिन आपकी सारी ट्रांजैक्शन होती है अगर बायर और सेलर एग्री करते हैं। यहाँ पे आप मोहम्मद बशीर साहब ने कोई ज़मीन ख़रीदनी है मोहम्मद बूटा साहब से, वो पहले मोहम्मद बूटा साहब कहेंगे जी मुझे कागजात दें, आप कागजात देंगे, वो कहेंगे जी कि ये मुझे तो वो सर्टिफाइड कागजात दें, वो कहेंगे चलें जी। दोनों जाएंगे एसी के दफ्तर, वो लैंड रिकॉर्ड के दफ्तर जाएंगे, वहाँ पे जाके वो कहेंगे जी कि अच्छा जी अब अंगूठे लगाएं, अंगूठे लगाएंगे, उसके बाद वो कहेंगे तस्वीर उतारें, तस्वीर उतारने के बाद कहेंगे अब बूटा साहब कहेंगे जी मुझे जाके आप पैमाइश करा के दें। वहाँ पे फिर वो जाएंगे पटवारी के पास, पटवारी मिलेगा नहीं, फिर वो तहसीलदार के पास जाएंगे, तहसीलदार के पास जाके पैसे देंगे, वो पटवारी को फ़ोन करेगा, पटवारी कहेगा मैं फ़लाने दिन आऊँगा, फ़लाने दिन बूटा साहब अवेलेबल नहीं होंगे, जिस दिन तीनों अवेलेबल होंगे उस दिन बारिश हो जाएगी। तो एक काम जो कि 1 घंटे में होना चाहिए वो यहाँ पे उसको 1 महीना लग जाएगा। इसको कहते हैं एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी आप कैसे ठीक करेंगे? आप सिविल सर्विस रिफॉर्म करें, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स करें, और ये आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करें, आप अपनी कॉन्ट्रैक्ट लॉ की इन्फोर्समेंट करें। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। एंड फाइनली ये बात हो रही है किसकी जी? कि स्लैक इन द इकॉनमी। फाइनली स्मगलिंग। सो स्मगलिंग के अंदर आप फॉरेन करेंसी के ये इलीगल एक्सचेंजेस हैं, उसको ये आपके अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर जो स्मगलिंग है, ईरान ऑयल, ईरान की और जो ट्रेड वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें, ये तीनों मिलके प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड स्मगलिंग, ये स्लैक इन द इकॉनमी। अब ये जो गवर्नमेंट है उसने स्मगलिंग को काउंटर किया, और उस स्मगलिंग को काउंटर करने की वजह से आप देखें कि वो 307 रुपए से वो 281 रुपए पे आ गए। ठीक है जी, बिल्कुल। तो जब ये वाली साइड कहती है कि जी रुपया स्ट्रांग होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ये रुपए की असल वैल्यू नहीं है, ये और स्ट्रांग होना चाहिए, वो असल में ये कह रहे हैं, उनको समझाना नहीं आता, वो ये कह रहे हैं कि जी इकॉनमी, रुपया और स्ट्रांग इसलिए होना चाहिए क्योंकि इकॉनमी की प्रोडक्टिविटी और बढ़ सकती है और इसकी एफिशिएंसी और बढ़ सकती है। जबकि वो वाले ये कह रहे हैं तो फिर बढ़ाएं ना, क्यों नहीं बढ़ाते? सही है। इस वक्त तो मार्केट फोर्सेस हैं, यही आपकी प्रोडक्टिविटी है, बड़ी लो है, एफिशिएंसी भी बड़ी लो है, स्मगलिंग भी हो रही है, तो यही है आपकी। सो आई होप आई एम एबल टू। बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, बड़े अच्छे ताने बाने मिल गए। तो बढ़ते हैं, अपना जो हमारा अगला मौजू है वो चाइनीज़ बैंक्स की तरफ से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्शन आई है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने कर्जा मांगा और ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है नाजरीन, डेट रीपेमेंट होती है, हमारा इंपोर्ट बिल होता है, तरह तरह के अखराजात, और उसके लिए हर वक्त डॉलर्स की ज़रूरत होती है, फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है। तो वो मांगा, तो चाइनीज़ बैंक्स ने ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास तो पहले हमारी इतनी जो कर्जे हम दे रखे हैं, इतनी इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, रीपेमेंट्स हैं, वो आप ज़रा पहले क्लियर तो करें ना, फिर अगली बात करें। बिल्कुल ही जैसे वो पुराने ज़माने में वो होता था ना, साहूकार वाला काम। बहरहाल ये साहूकारी वाली चीज़ नहीं है, ये एक सीरियस चीज़ है कि चाइनीज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे दोस्त हैं, हमारे एलाइज हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये हेल्थ ऑफ द इकॉनमी या इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या सिस्टम जो है उसके ऊपर एतमाद की कमी दिखाई देती है। तो हारून साहब, ये क्या मेरा ये एनालिसिस दुरुस्त है कि ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो करता है या कुछ और है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जनरली है, हमारे जितने भी एलाइज हैं वो सब हमें यही कह रहे हैं, यही एडवाइस कर रहे होते हैं कि भाई पुट योर हाउस इन ऑर्डर, और हम खुद ही नहीं कर सक रहे फॉर सम रीज़न। हमें आपस में लड़ने का बड़ा शौक है, वही चल रहा है फ़िलहाल। लेकिन आपकी जो बात है, देखें, वो चाइनीज़ बैंक्स, एक है ICBC, इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, उससे $300 मिलियन रिक्वेस्ट किए, और दूसरा है बैंक ऑफ चाइना, उससे 300 मिलियन, दोनों ने रिफ्यूज़ किया है और कहा है जी कि हम पैसे आपको देने को तैयार हैं, बट कंडीशनल है, आपने 400 अरब रुपया चाइनीज़ IPPs का रोका हुआ है, आप पहले वो क्लियर करें, फिर हम आपको पैसे देंगे। अच्छा, इनका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई आपसे हम कमर्शियल क्रेडिट ले रहे हैं, ये हम कोई सस्ती टर्म्स पे नहीं ले रहे, प्रेफरेंशियल क्रेडिट नहीं ले रहे, हम मार्केट रेट प्लस आपको 2-3% उसके ऊपर दे रहे हैं, तो आपका इससे क्या ताल्लुक है? ये बिल्कुल अनरिलेटेड इशू है। सो ये पहली दफ़ा हुआ है कि चाइनीज़ बैंक्स जो हैं उन्होंने भी मतलब, एक तो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लोन्स हैं, वो तो कहते ही हैं, गवर्नमेंट ऑफ चाइना तो कहती है कि जी ये क्लियर करें, लेकिन ये कमर्शियल बैंक्स ने पहली दफ़ा चाइना के कहा है कि जी कंडीशनल होगा उसके ऊपर, तो वो अभी तक इनकी नेगोशिएशन चल रही है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली मैं इसका पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता हूँ। देखें, मैंने पहले भी बताया है कि अभी हमारा तकरीबन कोई 85,000 अरब का टोटल कर्जा हो चुका है, जिसमें 50,000 अरब तकरीबन जो है वो डोमेस्टिक डेट है, और जो बाकी 35,000 वो तकरीबन $126 बिलियन बनता है, ठीक, हमारा जो एक्सटर्नल डेट है। अब वो मैं ज़रा आपको बताना चाहता हूँ वो क्या, उसमें से जो रफली जो हमारा आप समझें हाफ, तकरीबन 50% जो है वो मल्टीलैटरल डेट, राइट, बिल्कुल। उसमें क्या है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये सारे जो हैं ये तकरीबन 48% है, और टू बी मोर प्रिसाइज वर्ल्ड बैंक का 21% है, राइट, ADB का 16% है, IMF का 8% है, और बाकी जो है वो 3%, ये 48% हो है। उसके बाद आपका बायलैटरल है, उसमें पेरिस क्लब आ जाता है। बायलैटरल मतलब कंट्री टू कंट्रीज़, और पेरिस क्लब जो है वो 22 तकरीबन कंट्रीज़ हैं, जिसमें वो मेनली US, UK, यूरोपियन यूनियन वगैरह और जापान वगैरह हैं इसमें।
तो पेरिस क्लब का 13% है, चाइना का 17% है, राइट। तो आपके टोटल डेट का जो बायलैटरल चाइना से आपने लिया वो 17% है, राइट। फिर कमर्शियल डेट तीसरी उसकी कैटेगरी है जिसमें यूरो बॉन्ड्स हैं और बैंक्स वगैरह, ये कमर्शियल डेट है। यूरो बॉन्ड 9% है, बैंक्स वगैरह जो है वो 13% है। ये जो कमर्शियल डेट में बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसका भी बल्क जो है वो तकरीबन 11.5-12% जो है वो चाइनीज़ बैंक से। सो चाइनीज़ कर्जा टोटल मिला के जो है वो बायलैटरल यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो 17% है, और जो कमर्शियल डेट लिया हुआ है वो तकरीबन कोई 11-12% है। सो ये तकरीबन 30% के करीब चाइना से हो जाता है। 1/3 ऑफ योर डेट इज चाइनीज। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये चाइना के साथ जो हमारी डीलिंग है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1/3 तो उनसे हमने उठाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल। अब वो मैं आपको और बाकी नंबर्स से बोर नहीं मुश्किल करता। हालात में हमें वो मदद भी करते हैं और हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज भी हैं। सीपेक हम उनके साथ कर रहे हैं, बड़ा हमारी उनके साथ एक गहरा रिश्ता है, लेकिन ये एक डेफिनेटली एक दरार है। जी तो मतलब नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। सो मैं पॉइंट पे आता हूँ कि क्या मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि ये आपकी जून 2026 तक आपने रीपेमेंट्स क्या करनी है। जी, कर्जों की अदायगी नाज़रीन, वापस जो देना, सूद और असल। जी तो जनाब उसमें ये है कि 2026 जून तक पाकिस्तान 77.5 बिलियन, $77 अरब हमने वापस करने हैं जून 2026 तक। ये अभी हम बैठे हुए हैं जनवरी 2024। बिल्कुल। 2.5 साल में हमने $77 अरब वापस करने हैं। अच्छा, थोड़ी डिटेल आपको बताऊं कि जो एक जो साल है वो तो ये तकरीबन गुजर गया है, तो इसके अंदर इसको आप छोड़ दें, अब आप जून 24 तक आ जाएं। $25 बिलियन हमने इस साल करना है। अच्छा, अब उस $25 बिलियन के अंदर 4 बिलियन चाइना ने जो फॉरेन एक्सचेंज की मद में हमें दिया हुआ है, राइट। 3 बिलियन सऊदी अरब ने दिया हुआ है, 2 बिलियन यूएई ने दिया हुआ है, और 1.1 बिलियन चाइना के कमर्शियल बैंक्स ने दिया हुआ है। ये तकरीबन $11 बिलियन बन जाता है। ये तो हम होप कर रहे हैं कि जनाब ये रोल ओवर हो जाएगा। अस्यूमिंग कि ये रोल ओवर हो गया तो अब उसके बावजूद आपने 14 बिलियन और देना है। 14 में से 1 बिलियन आप पहले दे चुके हैं, तो 13 बिलियन जो है ये जून से पहले आपने देना है। तो मैं समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इस वक्त बड़ा शुक्र कर रही होंगी, बड़ी इज्जत से टाइम गुजर गया और वो वेरी कीनली वेट कर रही होंगी 8 फरवरी का, ताकि वो बड़ी इज्जत से घर जाएं। और मैं आपको बता रहा हूँ जो अगला फाइनेंस मिनिस्टर आना है तो वो ये मैंने आपको नंबर बता दिए हैं। चैलेंज 2024-2025 में अस्यूमिंग कि ये सारा रोल ओवर हो जाए, राइट, और फिर दूसरे साल भी रोल ओवर हो जाए, तो उधर 24.6 बिलियन, ठीक है, जिसमें से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज 8 बिलियन और शॉर्ट टर्म 14.5 बिलियन। 2026 में 23 बिलियन, यानी कि उसमें यूरो बॉन्ड भी है, उसमें चाइनीज पोर्टफोलियो जो बनता है। आप देखें कि हमारी जो हम कंसिस्टेंटली $700 मिलियन, 800 मिलियन, $7.5 बिलियन, $8 बिलियन रिजर्व्स के ऊपर बैठे हुए हैं। That's right. कंसिस्टेंटली वो अभी आएंगे थोड़े और पैसे, तो वो शायद 8 बिलियन से थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज की जो हमें सपोर्ट की है ये 3 कंट्रीज़ ने, वो अकेली जो है 11 बिलियन है। तो अब कोई प्लान मुझे नहीं नज़र आ रहा कि हम किस तरह से इसको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के, अपनी मईशत को ठीक करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। वो अभी करेंगे तो कहीं 3-4-5 साल में कुछ होगा। असल तो बात ये, वो शुरू तो होना, काम शुरू ही नहीं हो रहा। आई थिंक द टेक होम पॉइंट इज कि वी हैव टू बी वेरी कॉग्निसेंट ऑफ द फैक्ट कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसको सबसे पहला काम जो है वो ओथ लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में सबसे पहला काम उसको IMF को कॉल करनी पड़ेगी और IMF के साथ एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है वो साइन करनी। देयर इज नो अदर वे एट दिस पॉइंट, देयर इज नो अदर वे। ये बड़ा नक्शा, हकीकत पसंदाना नक्शा है। आई नो थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी है, लेकिन इससे यही साबित होता है, अगर मैं आपकी बात का लुब्बे लुबाब निचोड़ निकालूं तो ये है कि अगली हुकूमत जो है, कोई भी हो, वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़ज़ाना, ये एक फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का ताज होगा। 75-77 अरब डॉलर अगले 2 साल में पाकिस्तान ने पैदा करने, वापस करने हैं।
चलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ इस्लाहात लाएं, जो बातें हम यहाँ करते रहें, सर्जरीज करें, ताकि इस मुल्क की मईशत जो है वो आगे बढ़े। एक जाते जाते एक बात आपको वो बता दूं, इसको आप लिंक करें जब करेंसी वैल्यूएशन से, तो वो फिर आप खुद सोच लें बिल्कुल कि आगे फिर डिमांड जब उसके ऊपर जाएगी डॉलर की, और वो सारा जो होगा सिलसिला। बिल्कुल जी, थैंक यू हारून साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स भी दीजिए, हम उनको भी एड्रेस करेंगे। फील फ्री टू गिव अस आइडियाज़ एज वेल। और इसके साथ ही खुदा हाफिज़।